ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी फ्रिक्शनल के टॉर्क के ऊपर बेस करके फॉर्म किया हुआ है। फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम कुछ इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को स्लाइड करना हमारे लिए इजी हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एक इस तरीके से स्ट्रॉ रखा हुआ है। इस स्ट्रॉ का जो मास है वो m के इक्वल है और इसकी लेंथ की वैल्यू जो है वो l के इक्वल है, और ये एक फ्रिक्शन वाले सरफेस पर रखा हुआ, उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पर म्यू के इक्वल दिया है। इसके मास की वैल्यू कैपिटल M और इसके लेंथ की वैल्यू कैपिटल L के इक्वल दिया है। तो इसके एक एंड पर एक एंट यहाँ पे सिचुएटेड है। उस एंट ने यहां पर इसको पकड़ करके पुल किया है, ठीक है ना, पुल किया, जिसके कारण ये स्लाइड हुआ, इस तरीके से स्लाइड हुआ। फिर वो एंट दूसरे एंड पे जा करके स्ट्रॉ को पुल करती है, तो फिर ये स्ट्रॉ इस तरीके से खिंचते हुए जाती है। तो हमें बताना है कि ये जो टेक्निक एंट की आ रही है वो इस स्ट्रॉ को स्लाइड कराने के लिए बेटर है कि नहीं है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये एंड इस डायरेक्शन में इसको पुल करता है तो एंड के फोर्स का डायरेक्शन कैपिटल F के इक्वल आएगा, जिसके कारण इधर वाला हिस्सा जो है वो ज्यादा ट्रांसलेट होने की कोशिश करेगा। मतलब ये कुछ रोल करते हुए ऐसे जाएगा, ट्रांसलेट प्लस रोल होते हुए जाएगा, जिसके कारण ये वाला हिस्सा अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस साइड की ओर लगेगी। दूसरी तरफ दूसरा वाला हिस्सा जो है वो इस साइड की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो उस पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर लगेगा। ऐसा होने से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का ही कुछ वैल्यू इस एंड के फोर्स के डायरेक्शन पे आ जाएगा, जो उसको सपोर्ट करेगा इसको स्लाइड कराने। तो एंड की ये टेक्निक तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेटर कंडीशन पे आ रही है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का ही एक हिस्सा उसे सपोर्ट कर रहा है स्ट्रॉ को स्लाइड कराने के लिए। तो फ्रिक्शनल वैल्यू यहाँ पर रिजल्टेंट कम हो जा रही है, जिसके अगेंस्ट में इस एंड को खींचना पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस साइड में यहाँ पर ये लेंथ L के एक Y के इक्वल मान लिया और ये लेंथ X के इक्वल यहाँ पे लिख लिया, और ये पॉइंट जहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है वो डिस्टेंस x से एक डिस्टेंस से x है, दूसरे डिस्टेंस से y के इक्वल आ रहा है। जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन पे अगर हम यहां पर आते हैं तो इतने हिस्से का जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगा, दैट इज म्यू कैपिटल M डिवाइडेड बाई L इंटू वाई इंटू जी के इक्वल आएगा। y इस हिस्से की लेंथ है तो M बाई L इंटू वाई इंटू जी के इक्वल है। That is equal to capital F plus mu capital M divided by L into X into G के इक्वल आएगा। तो कैपिटल F is equal to mu कैपिटल M divided by L into G ब्रैकेट क्लोज Y माइनस X के इक्वल निकल करके आना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आनी चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट यहां पर हम लोग ने बैलेंसिंग कंडीशन निकाले। ये जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन पे लगा रहे हैं, तो जस्ट मैंने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को इक्वेट किया है। इसके अलावा टॉर्क की वैल्यू इक्वेट करते हैं, तो ये पॉइंट स्टेशनरी है, ये पॉइंट स्टेशनरी है। तो इसके अबाउट अगर हम टॉर्क बैलेंस करते हैं तो कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू को अगर हम चेक करें तो वो फ्रिक्शनल टॉर्क म्यू, यहां से इसकी दूरी r के इक्वल और ये dr, तो म्यू M डिवाइडेड बाई L इंटू dr इंटू जी, ये इस हिस्से का फ्रिक्शन फोर्स आएगा, मल्टीप्लाई R कर देंगे तो उसका टॉर्क आएगा। इसको एक बार इंटीग्रेट किया 0 टू y यहां तक, फिर यही टर्म्स यहां पे लिखा, तो म्यू कैपिटल M डिवाइडेड बाई L इंटू R इंटू dr इंटू जी, इसको इंटीग्रेट किया 0 टू x इधर वाला, तो ये दोनों टॉर्क जो रहेंगे ये एड अप होंगे। उसके अगेंस्ट में एंड का टॉर्क लग रहा है, तो दैट इज इक्वल टू F इंटू वाई के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट में से म्यू कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाई L कॉमन ले लिया, यहां पे r स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन 0 टू y, तो यहां पे y स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा, दैट इज F इंटू वाई आएगा। ये दो इक्वेशन मैंने फॉर्म किए, दोनों को जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन का पार्ट लिखा रहा। इन्हीं दो इक्वेशन के हेल्प से हमें
y और x की वैल्यू कैलकुलेट करना और रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। देखो अब यहां पर कैपिटल F की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया तो म्यू कैपिटल mg डिवाइडेड बाय ट्वाइस l ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा म्यू कैपिटल mg डिवाइडेड बाय l, म्यू कैपिटल mg बाय l y माइनस एक्स इंटू y के इक्वल निकल कर के आएगा, जिसमें से म्यू एम जी एल की वैल्यू कैंसिल आउट हो जा रही है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 2xy के इक्वल आ गया। चलो यहां तक की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां पर ये 2y स्क्वायर ये y स्क्वायर, तो इस पूरी वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर आएगा माइनस 2xy के इक्वल आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। तो अब मैं क्या करता हूं, x और y के बीच में रिलेशन निकाल लेता हूं। y की वैल्यू को अगर मैं यहां पर इक्वेट करूं, y की वैल्यू को यहां पे कैलकुलेट करूं तो यहां पर आ जाएगा माइनस बी दैट इज प्लस 2x प्लस माइनस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पर प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का टर्म्स आएगा, तो यहां पे 2x प्लस की वैल्यू यहां पे निकल करके आना चाहिए, तो x यहां पे 2√2 आएगा, तो 2√2 में से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस यहां पे √2 x के इक्वल आएगा। तो यहां पर ये वैल्यू x ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस √2 दैट इज इक्वल टू y आ गया। साफ पता चल रहा है कि जो y की वैल्यू यहां पर निकल करके आ रही है उसकी वैल्यू x से ग्रेटर है, तो ये तो डिसाइडेड है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहां कहीं आएगी। तो जब ये इस तरीके से स्लाइड होगा तो ये पोजीशन यहां पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से स्लाइड होगा, तो ये तो डिसाइडेड हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास एंड अपनी ओर खींच करके ले जाएगा। दूसरी बार इधर से खींचेगा तो फिर ये इस साइड की ओर ऐसे खींचते हुए जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास लगातार एंड अपने डायरेक्शन में खींचते हुए लेके जाएगा। अच्छा, x1 प्लस √2 इज इक्वल टू y के इक्वल निकल कर क्या है, y की जगह मैं लिख सकता हूं l माइनस एक्स, तो यहां पे l माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स √2, तो l इज इक्वल टू यहां पे x कॉमन ले लिया तो 2 प्लस √2 के इक्वल ये वैल्यू निकल कर क्या है। तो x की वैल्यू यहां पर जो निकल कर क्या है वो l अपॉन x की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर क्या है वो l अपॉन 2 प्लस √2 के इक्वल निकल कर क्या है, ठीक है। और y माइनस एक्स की वैल्यू यहां पर जो निकल कर क्या आ रहा है, y माइनस एक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर क्या आ रहा है वो x √2 के इक्वल आ रहा है। y माइनस एक्स की वैल्यू को क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहां पे देखो ये फोर्स की वैल्यू y माइनस एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। फोर्स की वैल्यू y माइनस एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस वैल्यू को यहां पर फोर्स की वैल्यू को यहां पर रिप्रेजेंट किया तो F इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय L ब्रैकेट क्लोज y माइनस एक्स की वैल्यू यहां पर हमने निकाली थी x √2, तो x √2 की वैल्यू यहां पे जैसे ही रखेंगे तो x की जगह L डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2 और ऊपर √2 आ गया, ठीक है ना। ऊपर √2 के इक्वल निकल करके आ गया। यहां पर कैंसिल आउट किया, √2 प्लस 1 की वैल्यू यहां पे निकल कर क्या आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करने पर f की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर क्या आएगा म्यू mg, ठीक है। l से l का टर्म्स कैंसिल, ये कुछ नहीं √2 माइनस 1 के इक्वल आएगा। तो साफ पता चला म्यू mg पूरे स्ट्रोक के फ्रिक्शन फोर्स से कम फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि क्या एंड की ये टेक्निक उसके लिए ठीक है, तो ये टेक्निक एंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में उसे कम स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये रोटेशनल मोशन का फ्रिक्शनल टॉर्क के ऊपर बेस करके क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू के कारण जो डिस्क पे टॉर्क की वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पे जज करेंगे कि किस तरीके से इस टॉर्क के कारण ट्रांसलेटरी मोशन की वैल्यू डेवलप हो सकती है।
जैसे इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क दिया हुआ है और वो यूनिफॉर्म डिस्क इस जमीन पे इस तरीके से रखा हुआ है और उसको एक कांस्टेंट स्टार्टिंग में एक एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड किया है। कांस्टेंट मत बोलिएगा, एक एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू प्रोवाइड की गई है और वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट के इक्वल है। ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट के इक्वल है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर क्या कहा है कि वाई एक्सिस के राइट साइड फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू म्यू के इक्वल दिया है और लेफ्ट साइड फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू म्यू टू के इक्वल दिया है। ठीक है, राइट साइड म्यू वन और लेफ्ट साइड म्यू टू के इक्वल यहां पर रिप्रेजेंटेड। तो हमसे यहां पे पूछ लिया है कि अगर इस डिस्क के मास की वैल्यू कैपिटल एम के इक्वल है तो इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की वैल्यू कितने के इक्वल यहां पे निकल करके आएगी। तो ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं एक इस तरीके से रिंग काट लूं, ये रिंग का पोजीशन इस तरीके से काट लूं जिसकी विड्थ डी आर के इक्वल है, तो इसको मैंने शेडेड पोर्शन पे यहां पे कर दिया। ये शेडेड पोर्शन इस तरीके से सिचुएटेड, इसके रेडियस की वैल्यू यहां से यहां तक स्मॉल आर के इक्वल है और इसके विड्थ की वैल्यू डी आर के इक्वल है। इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरीके से मैग्नीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। तो ये पूरा रिंग का पोजीशन है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस का पार्ट है और ये ऐसे अगर रोटेट हो रहा है तो इसका कोई भी एलिमेंट्री हिस्सा अगर इस साइड की ओर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस पे इधर लगेगी। और इस फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट यहां पे निकालेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट इस साइड की ओर और एक कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा। अच्छा, सेम इसी तरीके से यहां पर अगर मैं सिमेट्रिकली इस साइड की ओर एक एलिमेंट निकालूं तो ये अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये पॉइंट इधर की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन इस साइड की ओर लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा, एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा। तो साफ पता चल रहा है कि जो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट है वो एड अप हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो एड अप हो रहा है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाले कंपोनेंट क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस 50% रिंग का सबसे पहले फ्रिक्शन के कारण फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालूंगा और उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, ये मास पर यूनिट एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट किया। इसको इस एलिमेंट्री पार्ट के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एलिमेंट्री पार्ट का मास कैलकुलेट होकर के आएगा। तो उस एलिमेंट्री पार्ट के मास की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो उसकी जो लेंथ आएगी दैट इज स्मॉल आर इंटू डी थीटा आएगा। ये एंगल मैंने यहां पर डी थीटा लिखा और इसके रेडियस की वैल्यू स्मॉल आर है तो ये लेंथ जो आएगा वो आर डी थीटा के इक्वल आएगा और ये जो विड्थ है वो डी आर के इक्वल है तो उसका एरिया आर डी थीटा इंटू डी आर के इक्वल आया। ठीक है, इसको अगर मैंने सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके मास की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गया। जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट के इक्वल आ जाएगा, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा। तो उसके फ्रिक्शन की वैल्यू को अगर मैं डिस्कस करूं तो फ्रिक्शन का पार्ट यहां पे जो कैलकुलेट होकर के आएगा दैट इज म्यू मल्टीप्लाई डीएम, डीएम की जगह मैंने लिखा आर सिग्मा डी थीटा इंटू डी आर इंटू जी के इक्वल लिख लिया, इंटू जी के इक्वल लिख लिया। ये फ्रिक्शन का पार्ट यहां पे निकल करके आया। अब इस पूरे केस में यहां पे अगर हम कहें तो हम केवल और केवल इसका y वाले कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं इस साइड की ओर ये एंगल थीटा के इक्वल लिखूं, ये एंगल थीटा के इक्वल यहां पे लिखता हूं तो इसमें यहां पर ये एंगल थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा आएगा और ये एंगल थीटा आएगा। तो f यहां पर साइन थीटा जो आएगा, f साइन थीटा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पर एफ वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो म्यू आर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा इंटू डी आर इंटू जी के इक्वल आएगा। ये वाई एक्सेस का लॉन्ग आएगा और पॉजिटिव एक्स एक्सेस वाले एलिमेंट को ले रहे हैं तो यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू वन के इक्वल है तो म्यू वन से मल्टीप्लाई किया। तो पहले इस रिंग का अगर हम
0 से 180 डिग्री या 0 से पाई तक की वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी वैल्यू को मैंने इंटीग्रेट किया 0 से पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, उसमें 0 से पाई तक की वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वैल्यू 2 के इक्वल आती है। तो यहां पर ये फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर क्या, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगा μ1 इंटू आर इंटू सिग्मा साइन थीटा का इंटीग्रेशन 2 के इक्वल यहां पे निकल के आया था 2 इंटू डी थीटा इंटू जी के इक्वल निकल करके आया। ये तो इस रिंग का पार्ट आया। अब इसके ऊपर नेक्स्ट रिंग का पोर्शन, नेक्स्ट रिंग का पोर्शन, नेक्स्ट रिंग का पोर्शन, इस पे जोड़ते चले जाएंगे। अब इसको आर के रिस्पेक्ट में, ये डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे डी आर बचे। आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो वाई एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट होकर क्या है, μ1 सिग्मा 2 अलग कर लिया, 2 μ1 सिग्मा जी की वैल्यू अलग किया, आर डी आर की वैल्यू को लिखा, तो इसको इंटीग्रेट किया 0 से कैपिटल। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगा दैट इज μ1 सिग्मा जी इंटू आर स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या रही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है। अच्छा, नेक्स्ट वाले हाफ पार्ट को अगर मैं कंसीडर करूं तो एक्सप्रेशन सेम आएगा। तो इसमें जैसे ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो इधर क्यों अगर मैं एलिमेंट लेता तो यहां पर इसका रोटेशन इस साइड क्यों रहा है, तो फ्रिक्शन इधर क्यों लगेगा। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा। यहां पर ये इस साइड क्यों रोटेट हो रहा है, तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू इधर क्यों आएगा, तो उसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट ऊपर क्यों आएगा, तो वाई कंपोनेंट इस पे जुड़ेगा, लेकिन ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा। तो सेम इस वाले हाफ का फ्रिक्शनल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगा μ2 सिग्मा जी इंटू आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में अगर μ1 ग्रेटर है तो μ1 माइनस μ2 की वैल्यू आनी चाहिए, और μ2 क्योंकि एक फ्रिक्शनल की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू नीचे जा रही है तो दूसरे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ऊपर जा रही है। तो नेट फोर्स की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पर μ1 माइनस μ2 इंटू सिग्मा इंटू जी इंटू आर स्क्वायर। अब सिग्मा, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू μ1 माइनस μ2 सिग्मा जी इंटू आर स्क्वायर के इक्वल आ गया, जहां सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन सिग्मा हमें पता है m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर है। तो इसमें अगर हम फोर्स की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करें तो ये आ जाएगा μ1 माइनस μ2 सिग्मा की जगह m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे m g डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू आएगा। और एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है तो मास से डिवाइड कर दो, तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो μ1 माइनस μ2 इंटू जी डिवाइडेड बाई पाई, इसका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है।